वेलकम टू हिस्ट्री बाय रणजीत। आज हम दिल्ली सल्तनत पार्ट 1 में गुलाम वंश, जिसको कि मामलुक वंश भी कहा जाता है, का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाला है। इसमें सारे फैक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। प्रारंभिक मुस्लिम आक्रांता, यानी भारत पर जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई है उससे पहले भी कुछ मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए थे, लेकिन उनका जो मकसद है वो भारत की धन संपदा को लूटना और दहशत फैलाना था। वो भारत में एक स्थायी साम्राज्य की स्थापना करने में सफल नहीं रहे। तो देखते हैं कौन कौन थे वे। मोहम्मद बिन कासिम, अरब मुस्लिम सेनापति, जिसने भारत के सिंध प्रांत पर 712 ईस्वी में प्रथम आक्रमण किया। कई बार ये दोनों तिथियां मिलती है। एनसीईआरटी में 711 बताया गया है। यह बगदाद के खलीफा का सेनापति था, बगदाद के खलीफा का। आगे देखते हैं। महमूद गजनवी, यह गजना का रहने वाला था। 1001 ईस्वी में भारत के पेशावर पर आक्रमण किया, हिंदू शाही वंश के जयपाल को हराया। तीसरा जो महत्वपूर्ण आक्रांता है वो है मोहम्मद गोरी। 1175 में मुल्तान पर प्रथम आक्रमण किया। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में इसको दिल्ली पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त हुई। और ये जो तराइन का द्वितीय युद्ध था, ये इसका 5वां भारत पर आक्रमण था, 5th आक्रमण। 1194 में चंदावर के युद्ध में कन्नौज के जयचंद को हराया, और यही जयचंद है जिसने 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। इन युद्ध में इसका साथ इसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया मोहम्मद गोरी का। 1194 में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया और वापस वो गजना चला गया। आगे देखते हैं। गुलाम वंश के प्रमुख शासक। तो गुलाम वंश के प्रमुख जो शासक हुए हैं वो देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, तो मोहम्मद गोरी ने इसको भारतीय जो उसका क्षेत्र था उसका गवर्नर नियुक्त किया था। और मोहम्मद गोरी की मृत्यु जो 1206 में हो जाती है, उसके बाद में इसने स्वतंत्र रूप से इन क्षेत्रों पर अपना शासन किया। यह मोहम्मद गोरी का दास था। मोहम्मद गोरी ने इसको गजनी से खरीदा था। 1194 में मोहम्मद गोरी ने इसको भारतीय क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया। तो ऐसा माना जाता है कि इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की, तो ये एक प्रकार का इक्ता ही था। जो प्रथम इक्ता मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। लेकिन इक्ता प्रथा का जो स्थायी या उसको रूटीन में चलाने वाला जो माना जाता है, उसको माना जाता है इल्तुतमिश को। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद इसने स्वतंत्र शासक के रूप में शासन शुरू कर दिया। 1208 ईस्वी में इसने गजनी के सुल्तान से मान्यता प्राप्त कर ली। तो गजनी के सुल्तान ने इसको 1208 ईस्वी में मान्यता दी। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की तथा सिपह सलार के रूप में शासन किया। इसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की। इसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य की रक्षा की। गजनी के ताजुद्दीन यल्दूज या यल्दोज भी कई बार इसको बोला जाता है, तो यल्दोज की पुत्री से विवाह किया तथा मुल्तान के कुबाचा से अपनी पुत्री का विवाह किया। अपनी दरियादिली के कारण इसको लाख बख्श की उपाधि दी गई। भारतीय क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, यानी इसने दिल्ली को अपनी राजधानी नहीं बनाया था। इसने शासन का संचालन लाहौर से किया। 1210 में चौगान खेलते हुए गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। कुवत उल इस्लाम मस्जिद महरौली दिल्ली कुतुब मीनार का निर्माण भी इसने शुरू किया तथा 1200 ईस्वी में अजमेर में
2.5 दिन का झोंपड़ा जो है इसने बनाया। तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको भारत में सल्तनत का संस्थापक माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है वो इल्तुतमिश है। आगे देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में दिल्ली सल्तनत पर किसका अधिकार होता है, तो आराम शाह 1210-11। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसके पुत्र आराम शाह को लाहौर के तुर्क सरदारों ने सुल्तान घोषित किया, जबकि दिल्ली के अमीरों ने बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। आराम शाह और इल्तुतमिश के मध्य दिल्ली के बाहर एक युद्ध होता है, जिसमें इल्तुतमिश की विजय होती है और 1211 में इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। और इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद होता है। आगे देखते हैं, इसके बाद में जो आराम शाह के बाद में शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी, इसको प्रथम बार बुखारा में बेचा गया तथा अंत में दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको खरीदा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इससे अपनी पुत्री का विवाह किया तथा इसको बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया। इसने कूटनीति से दिल्ली सल्तनत की रक्षा की, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने दिल्ली सल्तनत की रक्षा जो है वैवाहिक संबंध बनाकर की। 1215 में तराइन के युद्ध में इसने ताजुद्दीन यल्दूज को हराकर मार डाला। 1221 में चंगेज़ खान मंगोल के आक्रमण के समय इसने ख्वारिज़्म के शासक जलालुद्दीन को दिल्ली में शरण देने से मना कर दिया, क्योंकि उसको पता था अगर दिल्ली में वो जलालुद्दीन को शरण देगा तो मंगोल दिल्ली पर आक्रमण करेंगे। इसलिए उसने, जब जलालुद्दीन ने इससे बोला कि मैं दिल्ली में मुझे शरण दो, तो इसने बोला दिल्ली का मौसम जो है वो आपके अनुकूल नहीं है, आप दक्षिण की ओर चले जाएं, सिंध प्रांत की ओर चले जाएं। तो इसने बड़ी ही चतुराई से मंगोलों के आक्रमण के खतरे को टाल दिया। 1226 में इल्तुतमिश ने रणथंबोर तथा 1228 में जालोर के उदय सिंह को हराकर उस पर अधिकार कर लिया। 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा ने सुल्तान ए हिंद की उपाधि दी। तो बगदाद के खलीफा ने इसको सुल्तान ए हिंद की उपाधि कब दी, 1229 ईस्वी में। इल्तुतमिश भारत में खलीफा से मान्यता प्राप्त प्रथम स्वतंत्र सुल्तान था। इसने शुद्ध अरबी मुद्रा भारत में चलाई। अपने पुत्र नसीरुद्दीन मोहम्मद की याद में प्रथम मकबरा बनाया। इसका प्रथम इक्ता प्रथा को नियमित रूप से भारत में चलाया और कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने जो गुरु है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे उनकी याद में ये शुरू किया था इसका निर्माण, जिसको पूर्ण किया इल्तुतमिश ने। तथा हौज ए शमशी जलाशय का निर्माण भी इन्होंने दिल्ली में करवाया। आगे देखते हैं, रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद यह सुल्तान बना। यह निकम्मा और निकृष्ट था तथा इसके शासनकाल के दौरान इसकी माता शाह तुर्कान का शासन पर नियंत्रण स्थापित हो गया। शाह तुर्कान कई अमीरों की हत्या करवा दी तथा रजिया सुल्तान को मारने की भी साजिश रची। तो शाह सुल्तान एक साजिशकर्ता महिला थी और उसका रुकनुद्दीन फिरोज शाह के वक्त दिल्ली के शासन पर नियंत्रण था। अंत में अमीरों ने रजिया सुल्तान का समर्थन किया तथा रुकनुद्दीन फिरोज शाह और शाह तुर्कान को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद में सुल्तान बनती है रजिया सुल्तान 1236 से 1240। 1236 में सुल्तान बनी। यह भारत की प्रथम महिला सुल्तान थी। यह सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, जिसको उसने अपने जीवन काल में उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद में जो उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया वो था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। किस सल्तनत को स्थायित्व प्रदान किया तथा युद्ध कुशल तथा कूटनीति से साम्राज्य को सुदृढ़ किया। इसने क्या किया, इस सल्तनत को स्थायित्व प्रदान किया और यह एक कुशल महिला थी। रजिया सुल्तान घुड़सवारी करती थी तथा दरबार में कोट, जिसको कि कुब्बा भी कहते हैं,
वह पगड़ी जिसको कुल्ला कहते हैं पहनकर जाती थी। रजिया सुल्तान ने अबिसिनियाई हबसी गुलाम जमालुद्दीन याकूत को अपना अमीर ए आखूर घुड़साल का अध्यक्ष बनाया। बठिंडा के गवर्नर मलिक अल्तूनिया द्वारा रजिया सुल्तान को हराना तथा रजिया सुल्तान द्वारा उससे शादी कर लेना, क्योंकि अल्तूनिया के नेतृत्व में जो अमीर है वो जमालुद्दीन याकूत का विरोध कर रहे थे, इसलिए रजिया सुल्तान ने इससे शादी कर ली। किससे? अल्तूनिया से। रजिया सुल्तान के खिलाफ पंजाब के गवर्नर कबीर खान ने विद्रोह किया, जिसको रजिया ने दबा दिया। रजिया सुल्तान के खिलाफ तुर्क अमीरों के विद्रोह का नेतृत्व जो है वो इख्तियारुद्दीन ऐतगिन ने किया। 1240 में बहराम शाह की सेना ने रजिया सुल्तान को हरा दिया तथा वह मारी गई। आगे देखते हैं। इसके बाद में रजिया सुल्तान के बाद में जो सुल्तान बनता है वो है मुइजुद्दीन बहराम शाह। तो आराम शाह जो है वो इल्तुतमिश का कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? उत्तराधिकारी था आराम शाह। और जो रजिया सुल्तान के बाद में जो सुल्तान बनता है वो है बहराम शाह, 1240 से 1242। बहराम शाह क्रूर और दुस्साहसी व्यक्ति था। उसने नायब मुमालिक ऐतगिन की हत्या करवा दी। वजीर मुहाजबुद्दीन के नेतृत्व में दिल्ली पर आक्रमण हुआ। बहराम शाह को बंदी बना लिया गया और कुछ समय के बाद उसे कत्ल कर दिया गया। तो इसका भी अंत हो जाता है। और बहराम शाह के बाद में जो शासक बनता है वो है नासिरुद्दीन महमूद, 1246 से 1266। इनके बीच में जो है एक शासक और बनता है, उसका नाम है अलाउद्दीन मसूद शाह। क्या नाम है? मसूद शाह, जो कि 1242 से 1246 तक शासक था। तो अलाउद्दीन मसूद शाह को मारकर यह दिल्ली का सुल्तान बना। इसने तुर्कान एच-सी-हलगानी का अध्यक्ष बलबन को बनाया, जिसकी स्थापना किसने की? तुर्कान एच-सी-हलगानी की। इसकी स्थापना की थी इल्तुतमिश ने। इसके वक्त जलालुद्दीन और किशलू खां का विद्रोह हुआ। इसने अपने ससुर बलबन को नायब मुमालिक नियुक्त किया तथा उसे उलूग खां की उपाधि प्रदान की। तो उलूग खां की उपाधि बलबन को है वो नासिरुद्दीन महमूद प्रदान करता है। तो गुलाम वंश के प्रमुख शासक जो है उसमें अगला नाम आता है गियासुद्दीन बलबन का, जो कि किसका ससुर था? इसका नासिरुद्दीन महमूद का क्या था? ससुर था। बलबन इलबरी कबीले का क्या था? तुर्क था। 1232 में इसे इल्तुतमिश ने खरीदा था। इल्तुतमिश तुर्कान एच-सी-हलगानी का सदस्य बना दिया गया। तो इल्तुतमिश ने क्या किया? इसको बलबन को तुर्कान एच-सी-हलगानी का सदस्य बलबन को बनाया था इल्तुतमिश ने। बलबन रजिया के समय अमीर ए शिकार पद पर तैनात था। इसने रजिया को सुल्तान के पद से हटाने में भूमिका निभाई थी। बहराम शाह ने इसे अमीर आखूर बनाया। 1245 में मंगोलों को हराने के कारण इसे मसूद शाह ने अमीर हाजिब बना दिया। 1266 में सुल्तान नसीरुद्दीन मुहम्मद की मृत्यु के बाद सुल्तान बन गया। बलबन ने तुर्कान एच-सी-हलगानी को समाप्त कर दिया तथा सुल्तान की प्रतिष्ठा की स्थापना की, क्योंकि अमीर ज़्यादा ताकतवर हो रहे थे, जो बलबन नहीं चाहता था। इसने दरबार में कड़क अनुशासन की स्थापना की और बताया जाता है कि यह दरबार में अंग रक्षकों के साथ अपने सिंहासन पर बैठता था। अमीरों तथा प्रांतपतियों पर इसने नियंत्रण स्थापित किया। अमीर खान नामक अमीर जब बंगाल पर नियंत्रण करने में असफल रहा तो उसने जब वापस आया वो अमीर खान, तो उसको मृत्युदंड दे दिया। अवध के इक़्तिदार हैबात खां और बदायूं के सूबेदार मलिक बकबक को जनसाधारण के सम्मुख कोड़ों से पिटवा दिया, क्योंकि इन्होंने अपने दास की हत्या कर दी थी। बलबन ने रक्त और लोह की नीति अपनाई। ये बहुत बार पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई? तो बलबन ने दीवान ए अर्ज
यानी सेना के विभाग की स्थापना की। इसको आप नोट कर लें कि दीवान अर्ज की स्थापना किसने की? बलबन ने। बलबन ने दिल्ली में लाल महल बनवाया, जिसे कुश्क लाल के नाम से भी जाना जाता है। 1285 में तैमूर खां मंगोल के आक्रमण में शहजादा मुहम्मद घोषित उत्तराधिकारी था बलबन का, मारा गया। और बताया जाता है कि बलबन जब अकेला होता था तो अपने बाल नोच नोच कर रोता था इसकी याद में। इसकी अपने पुत्र शहजादा मुहम्मद की याद में वो रोता था। अब देखते हैं कि बलबन के उत्तराधिकारी कौन कौन हुए। तो कैकुबाद जो है 1287 से 90। शहजादे मोहम्मद की मृत्यु के बाद बलबन, ये बलबन है, बलबन ने बुगरा खां को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहा। ये इसका बड़ा पुत्र था, ये शहजादा मोहम्मद के बाद में बुगरा खां, लेकिन वह बलबन से के कड़क स्वभाव से डरकर लखनौती, जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पर चला गया था। बलबन ने शहजादे मुहम्मद के पुत्र कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, लेकिन बलबन की मृत्यु के बाद इसकी जगह अमीरों ने कैकुबाद यानी बुगरा खां के पुत्र को सुल्तान बना दिया। दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन के दामाद निज़ामुद्दीन ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली तथा कैखुसरो को जहर देकर मार डाला। इसने अपने पिता बुगरा खां, ये बुगरा खां है, बुगरा खां से अयोध्या में मुलाकात की तथा उसके बाद उसने निज़ामुद्दीन की हत्या करवा दी। तो निज़ामुद्दीन की हत्या उसने करवा दी क्योंकि वो षड्यंत्र रच रहा था। मंगोलों से लोहा लेने वाले सेनापति जलालुद्दीन खिलजी को दिल्ली बुलाकर आरिज़ मुमालिक नियुक्त किया तथा शाइस्ता खां की उपाधि दी। तो जो जलालुद्दीन खिलजी है उसको इसने दिल्ली बुलाया और उसको शाइस्ता खां की क्या दे दी? उपाधि दी। सुल्तान भोगविलास में डूब गया तथा कुछ समय बाद उसे लकवा मार गया। अमीरों ने इसके पुत्र क्यूमर्स को सुल्तान बना दिया। तो अमीरों ने क्या किया? कैकुबाद के पुत्र क्यूमर्स को सुल्तान बना दिया। तुर्की अमीरों ने जलालुद्दीन खिलजी को मारने का षड्यंत्र रचा, जिस पर वह बहारपुर चला गया तथा क्यूमर्स को बंदी बनाकर अपने पास रख लिया तथा शासन संचालन करने लगा। कहाँ से? बहारपुर से। कुछ समय बाद उचित समय पर वह जून 1290 में सुल्तान बन गया और क्यूमर्स को जेल में डाल दिया और बाद में उसकी हत्या करवा दी गई। इस प्रकार अब जो दिल्ली के तख्त पर काबिज होता है वह होता है जलालुद्दीन खिलजी। तो यह था अपना दिल्ली सल्तनत पार्ट 1, जिसमें हमने गुलाम वंश के सारे शासकों का क्रोनोलॉजी में अध्ययन किया है और इसमें गुलाम वंश से संबंधित सारे फैक्ट्स को हमने इंक्लूड किया है, जिसमें कि इनके मुख्य जो उसके सुल्तान है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता प्रथा की शुरुआत की। ये भारत में सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसने सुल्तान ए हिंद की उपाधि धारण की। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण है, रज़िया सुल्तान, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, तो ये महत्वपूर्ण गुलाम वंशीय सुल्तान हुए। बलबन ने आरिज़, जो दीवान अर्ज जो एक विभाग है उसकी स्थापना की, जिसका संबंध सेना से था। तो इस प्रकार हमने गुलाम वंश को कंक्लूड कर दिया है। वीडियो को आप एक बार और देखेंगे तो गुलाम वंश आपको एकदम तैयार हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।